रेडियो को हम सब सुनते हैं। रेडियो की बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो हमें दिन रात सुबह शाम उठते बैठते इंस्पायर करती हैं। रेडियो की ताकत ही इस तरीके से जानी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि माइक के उस तरफ होना चाहते हैं, मतलब आप सुनते हैं फ़ोन के ऊपर ड्राइव करते हुए, लेकिन एक ख्वाब दिल में ये होता है कि व्हाट इफ़ वन डे आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। वो एक ख्वाहिश रहती है रेडियो सुनते हुए, और ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। आज जिन लोगों से हम बात करने वाले हैं, नवेद मेरे साथ बैठे हैं, रिचा बैठी हैं, साइमा भी ज्वाइन करने वाली हैं, उनका उधर सेशन चल रहा था। तो ये लोग इंडस्ट्री के वो लोग हैं जिन्होंने कई लोगों को ये ख्वाब दिया है और ये एस्पिरेशन दी है। उठते बैठते आई थिंक दीज आर द पीपल हु मेक अस बेटर पीपल। हम लोगों को सलाहियतें देते हैं ख्वाब देखने की, खुद के ऊपर काम करने की। आज जो हम बात करेंगे ज़बान के और तहज़ीब के हवाले से करेंगे, रेडियो के हवाले से करेंगे। पैनल डिस्कशन का नाम है आवाज़ और इजहार। आवाज़ की जब बात करते हैं, पता है कि हम रेडियो के बारे में बात करेंगे। इजहार यानी एक्सप्रेशन, रेडियो का एक्सप्रेशन। अगर कभी आपने सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक रेडियो मुसलसल सुना है, लगातार सुना है, तो आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन हर घंटे बदलता रहता है। हर आरजे के साथ एक नया एक्सप्रेशन आता है, एक नई पर्सनालिटी आती है, नई बातें आती हैं, नया कंटेंट आता है। बहुत सारी खूबियां हैं रेडियो की, खामियां भी हैं, हर इंडस्ट्री की होती हैं, तो सब पे हम बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है अपना वक्त देने के लिए, साथ मिलने के लिए। और मैं बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार करी थी, क्योंकि मैं भी रेडियो सिटी के साथ कुछ वक्त मैंने काम किया है, लेकिन अब मैं एक बहुत लंबे सबैटिकल पे हूँ और मैं इन लोगों को हमेशा से सुनती हूँ। दे आर द पीपल हु मेक मी अ रीज़न। लाइक रेडियो को एक नया मानी देने के लिए ये बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम नवेद को तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है ना। नवेद ने 2004 से अपनी करियर की शुरुआत की है। हम लोग कॉलेज में थे तब, और डॉक्टर लव आए थे। हाँ, डॉक्टर लव नए नए आए थे, और भाई सुन के तो वो एक तसव्वुर आप बांध लेते हैं। रेडियो को तो पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, आवाज़ ही पिक्चर होती है। तो नवेद की आवाज़ सुन के हमें लगता था पता नहीं कितना रोमांटिक आदमी होगा, पता नहीं क्या उसकी, मतलब शाहरुख खान है तो रेडियो का आवाज़ में ऐसी बेस है जो दिल पे लगती थी। और जब इनसे जब मैं मिली कुछ साल पहले, तो नहीं, अरमान ठंडे नहीं हुए, यकीन नहीं आया कि ये आदमी तो ही कैन नॉट बी लव, ही इज लाइक, मतलब वैसा तो रोमानी है ही नहीं ये, हरकतें कैसी हैं। और उस वक्त तो ये दिल्ली का डॉन बन गए थे। जब मैं इनसे मिली तो थोड़ा सा मुझे यकीन सा नहीं हुआ कि जो मेरे दिमाग में वो जो क्लाउड ऑफ रोमांस था सर के ऊपर, वो एकदम से टपकने लगा। पर ही रिमेन्स माई फेवरेट आरजे। आई एम श्योर कि आप लोगों के भी ये फेवरेट आरजे हैं, अनडाउटेडली, अनडिस्प्यूटेडली। एंड आई फील रियली प्रिविलेज्ड एंड प्राउड कि आज मैं बैठ के इनसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। नवेद ने 2004 से डॉक्टर लव के तौर पे करियर की शुरुआत की। फिर टोटल फिल्मी नाम के एक शो को इन्होंने किया। बम्पर टू बम्पर इनका पहला इवनिंग शो था, प्राइम टाइम शो, जो माना जाता है कि उस वक्त जो इवनिंग शो होता है शाम 5 से 9, लिसनरशिप सबसे ज़्यादा होती है। तो वो जो प्राइम टाइम था वो नवेद को दिया गया। बम्पर टू बम्पर के बाद नाम बदलते गए, आखिर में जब दिल्ली का डॉन ये बन गए तो इन्होंने ब्रेक ले लिया है। अब ये करते हैं मॉर्निंग शो, द नवेद खान शो, सुबह 7 से 12, 5 घंटे का मॉर्निंग शो, जो कि 4 घंटे का होता है, लेकिन क्योंकि नवेद है तो ये 5 घंटे करते हैं। मेरे साथ इधर अब रिचा अनिरुद्ध हैं। ये इनको जर्नलिस्ट के तौर पे हमने जाना है, बहुत फेमस टीवी एंकर रह चुकी हैं, जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, स्टोरीज कर चुकी हैं बहुत अमेजिंग। ज़िंदगी लाइव 7 साल तक इन्होंने IBN 7 पर किया है, और जैसा कि अभी रंजीत ने कहा है, कई ज़िंदगियों को बहुत माने दिए हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। इट्स एन अचीवमेंट फॉर एनीबडी हु इज़ लाइक, जो मीडिया में है, जो एंकरिंग करता है या जो रेडियो पर है। एक्सपर्ट एडवाइज़र रह चुकी हैं कौन बनेगा करोड़पति पे 4 सीज़न तक है, और चीवनिंग गुरुकुल स्कॉलर भी रह चुकी हैं। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने ये स्कॉलरशिप हासिल की है। बहुत फ़ख्र की बात होती है ये किसी भी मीडिया पर्सन के लिए। आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं या मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए
ख्वाहिश है कि वो भी कभी चीवनिंग जैसी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप हासिल करें। साइमा का इंतज़ार हम कर रहे हैं, वो आके हमें ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन सवाल जवाब का जो डिस्कशन है, बातचीत, वो हम शुरू करते हैं। आवाज़ और इजहार, जैसे मैंने कहा, इजहार बहुत अलग अलग तरह से हम रेडियो पे सुनते हैं। एक्सप्रेशन बहुत अलग रहता है और बदलता भी रहता है वक्त के साथ साथ। इंसान मतलब आरजे टू आरजे इट कीप्स चेंजिंग। सैटायर, ह्यूमर एक बड़ी चैलेंजिंग और ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आपने उसे ठीक से नहीं किया, ख़तरा ये है कि सामने वाले को आप पिस ऑफ कर देंगे, और अगर आपने अच्छे से कर दिया तो ये भी हो सकता है कि वो हंसते हंसते एक पॉइंट पे आके रो पड़े। सो इट्स रियली पावरफुल एंड डेंजरस बोथ एट द सेम टाइम। नवेद के जो स्पार्कलर्स होते हैं, प्री प्रोड्यूस्ड फीचर्स जिन्हें हम PPFs कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी, बहुत बड़ी मिसाल है रेडियो की। ये आप का जो मिर्ची मुर्गा है, इट्स नॉट जस्ट अ प्रैंक शो। प्रैंक कॉल्स के नाम से अजीब सी हमें चिड़न हो जाती है, लेकिन जब आप नवेद को सुनेंगे आपका दिल जाएगा बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें। और दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली गिव्स अस। प्लीज़ टेल अस नवेद कि आप किस तरीके से इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं, अपने ह्यूमर को आप इतना खूबसूरती से कैसे ट्रीट कर पाते हैं कि हंसाना तो ठीक है, मुश्किल है, लेकिन हंसते हंसते रोना तो इट्स लाइक it's a very different thing, it's an amazing thing. How do you manage that? And yes, he makes you think, like आपको एक मैसेज के साथ छोड़ते हैं जो कि होता नहीं है प्रैंक कॉल्स में। Please tell us about that. फबिया, शुक्रिया। ये जो आपने पूछा है कि ये ह्यूमर मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था कि रोज़ किसी को हंसाना ये आसान नहीं होता। अब भी नहीं है मेरे लिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ जो भी करता हूँ तो मुझे मैं श्योर नहीं होता कि उस पर हंसी आएगी नहीं आएगी। तो बहुत सारी बार ऐसा हुआ है, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ करा और मुझे खुद को हंसी नहीं आई, क्योंकि कमिटमेंट होता था, रेडियो पे एक चीज़ जानी है, तो वो मजबूरन मैं डालता था कि हंसी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि हंसी के साथ साथ भी उस दौरान फबिया शायद दिल्ली में हालात ठीक नहीं थे, निर्भया का कुछ केस हुआ था और मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हुई कि मैं प्रैंक कॉल करूं और हंसी की करूं, तो मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि सिर्फ रेडियो ही नहीं, अगर ज़ाती ज़िंदगी में भी इंसान नॉर्मल रहता है तो उस दिन थोड़ा सा मायूस था और सब लोग परेशान थे। हमारे ये जो मुझसे पूछा जाता है कि कहाँ से सीखा या कैसे हुआ, ये मेरे वालिदैन से मुझे थोड़ी सी ये चीज़ मिली कि मुझे इतनी सलाहियत है कि अगर परेशानी चल रही है तो उस वक्त ज़्यादा हंसी की बात ना करें, चाहे कितना ही बड़ा ह्यूमर क्रिएट कर लें आप, या कितना ही बड़ा आपके दिमाग में कोई जोक आ जाए, तो ये जिम्मेदारी समझते हुए कि इस वक्त वो चीज़ सही नहीं होगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम, कि जब आप ज़्यादा प्रीच करने लगते हैं, ज़्यादा समझाने लगते हैं लोगों को, तो लोग बोर हो जाते हैं। मैं खुद भी, जैसे मैं कहीं जाता हूँ और वो ज़्यादा मुझे समझाता रहता है कि अच्छे काम करो, नेक काम करो, ज़माने के लिए सब कुछ अच्छा करो, किसी की बुराई मत लो, तो मुझे 5 मिनट के बाद मैं उबल जाता हूँ कि नहीं यार, बस बहुत हो गया, इतना तो मैं हूँ, इतना मत बताओ मुझे। तो मुझे लगा कि मैं वो क्या काम करूं जिससे लोगों के जहन में भी बात चली जाए और लोग बोर भी ना हो। तो मैंने दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं कहने के अंदाज अलग अलग रखूं, या कहने जो चीज़ मुझे कहनी है उसके सिचुएशन में अलग अलग कर लूं। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़के को ये समझाना है कि लड़कियों की इज्जत करो, और मैं उससे डायरेक्टली कहूँ कि तुम लड़कियों की इज्जत करा करो, तो उस पर शायद असर नहीं होगा, क्योंकि ज़माने के बहुत सारे लोग कह चुके होंगे, मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह ये चीज़ कही जाती है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं से घुमा के लाऊंगा और इनकी आप बीती इनको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे उनकी खुद की लड़की का कोई एग्जाम्पल दे दूं, या घर में कोई बहन है उसका एग्जाम्पल दे दूं, तो वो ज़्यादा चीज़ असर करती है। और हुआ भी यही। मुझे याद है अब से कुछ साल पहले यूपी के उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इंसान हैं, तो जब एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के इंसान हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब रेप हो जाते हैं तो इसमें गलती कोई नहीं है, क्योंकि अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो लौंडों से, उन्होंने लफ्ज़ जो था वो लौंडो ही इस्तेमाल किया था, कि लौंडों से तो गलती हो ही जाती है, ये लड़कियों को अंदर रहना चाहिए। तो अगर मैं पूरे दिन रेडियो पे ये कहता कि ये ऐसा क्यों करा, ये ऐसा क्यों करा, क्योंकि रेडियो तकरीबन 5 साल से लोग सुन रहे हैं कि ये चीज़ बहुत होती है, तो मैंने उन्हें जब फ़ोन किया था तो मैंने इसी तरह उनको ये बयान किया, और थोड़ा सा मैंने प्रैंक कॉल, अब ये मेरे साथ चैलेंज है कि प्रैंक कॉल भी हो थोड़ा सा, ताकि लोग ट्यून इन रखें कि अब क्या होने वाला है। प्रैंक कॉल की खूबसूरती ये होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो जो शुरू के तकरीबन 1.5 मिनट थे, वो मैंने लोगों को मजबूर किया इस मामले में कि आप सुनिए कि अब क्या होने वाला है। तो मैंने क्रिएट किया माहौल
कि मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ, और वो मुझे मिली थी। तो जब बेटी आई तो मैंने उनसे कहा कि बेटी क्या कर रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। तो मैंने आवाज़ बदल के कहा कि अपने वालिद साहब को आवाज़ मत करना और चिल्लाना मत, रात को कॉफ़ी पीने चलें। इस पे वो बहुत भड़क गई, और पहले तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आप इतने ज़ईफ़ इंसान हैं। और मैंने मैं आवाज़ बदल लेता हूँ उस दौरान जब मैं प्रैंक करता हूँ। तो उसने कहा कि बहुत गलत बात करी है, और अपने पिताजी को, अपने वालिद साहब को बुला लिया। जब वो मुझ पे झल्लाए कि तेरी हिम्मत कैसी हुई और मैं जान से मार दूंगा, तो मैंने उनको ये समझाया कि मैंने एक कॉफ़ी ऑफ़र करी थी आपकी बेटी को, और उसके बारे में सोचिए जिसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई। आप ये कह रहे हैं कि लॉन्डो से गलती हो ही जाती है। तो वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने पॉज लिया, और मुझे समझ में आ गया कि इनके थोड़ा सा तो हिट किया है, ज़रा सा तो हिट किया है। मैं एक्चुअली ये चीज़ जानता हूँ कि एक्सप्रेशंस का इतना लेना देना है फबीहा रेडियो से। रिचा मुझसे ज़्यादा सीनियर है, मुझसे ज़्यादा अच्छा रेडियो प्लस टेलीविज़न करती हैं, जिस पे और ज़्यादा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हम पाबंद हैं, हमारी शक्ल नहीं दिख सकती, जैसे फबीहा ने बताया कि ये फ़ायदा है मेरे लिए कि मेरी शक्ल नहीं दिखती, वरना शायद बहुत। अब मैं आपसे वादा करवाऊंगा कि कसम खाएं अपने माँ बाप के कि जाके भी सुनते रहेंगे। अब देखने के बाद ऐसा ना हो कि आप सुनना बंद कर दें, है ना। तो मैं सबसे पहले वादा करवा लेता हूँ, क्योंकि दिखने में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ रिचा की तरह माशाल्लाह। तो मेरे पास एक ही चीज़ थी, आवाज़, और उससे जितना मैं कुछ कर सकता था। सिर्फ आवाज़ ही अच्छा रेडियो नहीं होता, जो मुझे लगता है। बहुत सारी आवाज़ ऐसी हैं जो कि पतली होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा रेडियो ना करें। मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूँ जिनकी बहुत बारीक आवाज़ है या बहुत डिफरेंट आवाज़ है, लेकिन वो अच्छा करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक्सप्रेशंस इतने अच्छे रखते हैं, इतनी खूबसूरती से रेडियो को बयान करते हैं। हमारी ज़ुबान, ये जब मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत ही एक छोटे से स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे मुझे तालीम बहुत अच्छी नहीं मिली, किसी सूरत पढ़ ली है। अंग्रेज़ी आज तक अच्छी नहीं है। फबीहा और रिचा से मैं कुछ कुछ सीखता रहता हूँ जब ये लोग बोलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता अंग्रेज़ी, लेकिन जो ज़ुबान में बोल सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि उसमें महारत में हासिल कर लूँ। उर्दू भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पंजाबी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ वो रख लेता हूँ कि ऐसा लगे कि मुझे पंजाबी आती है बहुत अच्छी। मैं अंदाज़ वो रखता हूँ कि अगर कोई बिहार के इंसान मुझे सुन रहे हैं तो उनको लगे कि ये बिहारी लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल लेता है। तो मैं सिर्फ अंदाज़ सीखा हूँ, और अंदाज़ से ही मुझे लगता है कि रेडियो इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत। और हमारी ज़ुबान जो हिंदी है, एक्चुअली उर्दू, हिंदुस्तानी जो ज़ुबान है, वो बहुत आसान है। मैं एक दिन बात कर रहा था, मैंने रेडियो पे ही कहा था कि कितना मुश्किल है इंग्लिश में किसी को समझाना, कि अगर फबीहा की कोई बात मुझे समझ में नहीं आई और मैं अंग्रेज़ी में बात करना चाह रहा हूँ, तो 2-4 सेंटेंस ही मेरे जहन में आते हैं कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, या फिर पार्डन प्लीज़ कम अगेन। हिंदी कितनी खूबसूरत है, बस हैं करना पड़ता है आपको, मतलब वक्त भी बचाया और एकदम ऐसा लगा कि दिल की बात कह दी, दोबारा बोलना है उसको। तो ये मुझे लगता है रेडियो पे ये चीज़ें छोटी छोटी हैं तरीके से डालने से रेडियो और ख़ूबसूरत हो जाता है। और ये चीज़ मैंने लोगों से सीखी, माशरे से सीखी। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जिस ज़ुबान के लोगों में मिलता हूँ, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये फैमिली से और लोगों से। मैंने कभी रेडियो की क्लास नहीं ली, मैंने कोई रेडियो का कोर्स नहीं किया, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने BBS किया। लेकिन मैं रेडियो जब सुनता था तो मुझे लगता था कि ये चीज़ अगर ये कह देता तो कितनी खूबसूरत होती। तो फबीहा ये है कि मैं लोगों से ही सीखा हूँ। प्रैंक करना भी, प्रैंक में पहले रेडियो के अलावा ऑफ माइक में घरों पे करता था या मैं कॉलेज में करता था। लेकिन अब ये हो गई कि मैं कॉलेज पे इस तरह की बात नहीं करता था कि मेरी जिम्मेदारी समझूं मैं, कि मैं कहूँ लोगों से कि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ या कम्युनिटी के बारे में किसी को बुरा ना कहूँ या गरीबों की मदद करूँ। ये कॉलेज में नहीं कहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी है कि माइक पे लाखों लोग सुनते हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा ख्याल रखूँ। तो ये चीज़ आपसे ही मिली है मुझे, और मैं किसी क्लास से नहीं सीखा प्रैंक करना या इस तरह के मैसेजेस देना। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद। लेकिन मैं ह्यूमर के ही ऊपर एक सवाल और करना चाहती हूँ। रेडियो की खामी में भी इस चीज़ को गिना जाता है। बहुत सारे आरजेज ऐसे होते हैं, चीखते हैं, मॉर्निंग शो अगर करते हैं तो एकदम से टोन ऐसी उनकी ऊपर चली जाती है कि जैसे अभी अभी कोई, मतलब कहना नहीं चाहिए, पर इंजेक्शन लेकर आए हों, और बहुत ही नकली साउंड करता था मॉर्निंग आरजेज को सुनना। आपका शो इज़ लाइक अ विफ ऑफ फ्रेश एयर मॉर्निंग में जब हम सुनते हैं। रिचा को भी हम सुनते हैं, बहुत ही थमी हुई, बहुत ही बिलीवेबल अंदाज है इनका शो करने का, नवेद का भी। तो वो जो जॉक्स हैं, वो जो आरजेज हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमर पे यकीन रखते हैं, उन्हें लगता है हर नॉर्मल बात भी अगर वो घुमा के बोलेंगे तो उस पर हंसी आएगी, उस चीज़ के बारे में, यू बिलोंग टू द इंडस्ट्री, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी ऐसे जॉक्स के लिए क्या राय है? थोड़ा सा तो ये कि थोड़ी सी समझदारी से काम ये लें कि जब आप इतने मैच्योर हो गए कि आपको माइक दिया गया है तो इतनी अकल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी रेडियो स्टेशन आपको ये नहीं बताएगा कि माइक खोल के गालियाँ नहीं देनी, ये आपको ख़ुद को इतनी सलाहियत है और मालूम है।
तो मुझे ये मालूम है कि मैं किसी अगर इंसान के लिए ये कह रहा हूँ कि ब्लड डोनेट करिए, इनको ज़रूरत है, तो मैं ये कोई जोक मार के नहीं कह सकता। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात पे कि मैं एक रेडियो सुन रहा था कि किसी दिन, तो वहाँ पे एक रेडियो जॉकी ने कहा कि एक साहब बीमार हैं, आईसीयू में हैं, जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पहुँचिए और उनको खून दीजिए और ये वाला गाना सुन लीजिए, मुन्नी बदनाम हुई। तो मुझे लगा कि ये इसने बिल्कुल गलत वक्त पे ये बात कही। तो मुझे लगा उसका असर कम हुआ। जब मेरे अंदर कम हुआ तो न जाने कितने लोगों पे असर कम हुआ होगा। हालांकि मैं रेडियो को एक एक बारीकी से सुनता हूँ अब, क्योंकि खुद करता हूँ। ह्यूमर की जहाँ तक बात है, जो ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, ह्यूमर जितना भी करता हूँ मेरे लिए दुश्वारी दोनों चीज़ों में है। जब मैं ह्यूमर करता हूँ तो जो लोग मुझे ऐसे रिलेट करते हैं कि ये कायदे की बात करता है, तो वो उनको ये लगता है कि इसको क्या हो गया यार, ये क्यों हंसी की बात कर रहा है। या जो लोग ह्यूमर पसंद करते हैं और जब मैं ये कहता हूँ कि यार प्लीज़ सर्दी बहुत है, जाके कंबल वंबल दे के आइए किसी को, तो उनको ये लगता है कि ये क्यों आज ऐसे कह रहा है। तो मैं बीच का जो वो एक फासला है वो ख़त्म करके कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा इंसान बोर भी ना हो और ज़्यादा इंसानों के समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट हाँ, स्टिल ह्यूमर पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग फन करते हैं हर वक्त, या हर वक्त फबीहा ने कहा कि चिल्लाते रहते हैं, वो हो सकता है कि वो ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसा करते हों, क्योंकि रेडियो जितना नेचुरल होके आप करेंगे, जितनी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूं, मैं ऐसे ही हूँ जैसे मैं हूँ, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे रेडियो में बोलता हूँ। मुझे जब घर से मैं निकलता हूँ तो शायद मेरा मूड कुछ और होता है, लेकिन रेडियो पे आके मैं अपनी थोड़ी सी शख्सियत बदलता हूँ, थोड़ी सी अगर मैं कहूँ तो 15% मुश्किल से। लेकिन मैं अगर पूरी बदल लूँगा तो मुझे मालूम है कि मैं 6 महीने से ज़्यादा रेडियो नहीं खींच पाऊँगा। मैं ऐसे संजीदा भी रहता हूँ और जब मैं हंसी मजाक करता हूँ तो उस वाले मोड में मैं 2-2 घंटे खींच लेता हूँ, तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होती। तो जो लोग कभी रेडियो करते हैं, ह्यूमर करते हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है खुदा न खास्ता, या फिर कहीं पे कोई झगड़े फसाद हो गए, तो मैं उस अंदाज को बदलूँ, चाहे मजबूरन नहीं बदलें, कभी कभी मजबूरन करना पड़ता है कुछ। तो उनका मैं चाहता हूँ कि उस वक्त के लिए तो थोड़ा सा ह्यूमर ख़त्म करके एक कायदे की और सलीके से बात सीधे तरीके से करें। Humor again is very dangerous, very challenging and handle it with care. साइमा आ गई हैं, रेडियो की सबसे खूबसूरत लड़की। देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल रेडियो मिर्ची ने दे दिए। फबिया ने मेरा तारुफ कराया था कि इनको देखने के बाद सुनते रहेंगे अब, और अब क्योंकि आपको झटका लगा था तो सबसे खूबसूरत लड़की हम ले आए। साइमा को भी अगेन इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रेडियो का सबसे पुराना शो ये करती हैं, पुरानी जीन्स करती थी, ऑफ एयर कर दिया है पता नहीं क्यों। बहुत ही गम हुआ क्योंकि मैं इनकी बहुत रेगुलर लिसनर थी और ये इनकी मतलब एक ही वक्त पे मैंने भी शो किया है वैसा ही जैसा ये करती हैं। तो कल भी आज भी मैं रेडियो सिटी पे करती थी और पुरानी जीन्स ये रेडियो मिर्ची पे करती थी। और जब मैं इनसे पहली बार मिली ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम किसी राइवल से मिल रहे हैं। एंड आई आस्क्ड कैन आई प्लीज टच यू, यू आर सो अनरियल। मतलब मैं वाकई में मिलके तसल्ली करना चाहती हूँ कि मैं आपसे मिली हूँ। तो साइमा ने रेट्रो को एक नई शक्ल दी है और पायनियर किया है, पायनियर हैं ये इस डोमेन में रेडियो को स्टार्ट करने की, सस्टेन करने की। 10 साल बहुत होते हैं। 14 साल 10 साल से भी ऊपर, 14 साल बहुत होते हैं। तो रेडियो वर्ल्ड में, रेडियो हिस्ट्री में ये एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस पुरानी जीन्स। थैंक्स अ लॉट। मतलब इतने अल्फाज जोड़ लिए फबीहा ने मेरे लिए, मैं खुद नहीं जोड़ पाती। मगर बहुत बहुत शुक्रिया फबीहा, इतना प्यारा सा मोहब्बत भरा वेलकम देने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि रिचा यहाँ पर हैं और इनसे तो रोज़ लेकिन 14 साल मुश्किल थे, बिल्कुल मुश्किल नहीं थे। हम कभी सोचते हैं कि हमारे बचपन के कितने साल गुजर गए, और जब वो गुजर रहे होते हैं तो ये भी नहीं सोचते कि अरे इतने साल गुजर गए। तो मेरे वो बचपन के दिन थे, पुरानी जीन्स। और शो तो मैंने कभी किया ही नहीं, ऑनेस्टली शो मैंने कभी नहीं किया। मैं जब उस स्टूडियो में जाती हूँ और आपसे बात करती हूँ तो आपसे ही बात करती हूँ। बड़ा हम लोग के बीच में एक दुश्वारी होती है कि जब ट्रेनिंग होती है और नए नए रेडियो जॉकीज़ आते हैं और उन्हें ट्रेन किया जाता है तो वो पूछते हैं कि क्या जब आप शो कर रही हैं तो हम आपके साथ बैठ सकते हैं। और मैंने इन 14 साल में किसी को अपने स्टूडियो में बैठने नहीं दिया।
माफ़ी मांगती हूँ मैं इसलिए क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और एक तीसरा इंसान कमरे में घुस जाएगा तो एहसास होगा कि कोई बैठा हुआ है और मैं उतने इंटीमेटली आपसे बात नहीं कर पाऊँगी जितना मैं करती हूँ। तो मुझे उसको समझाना कि ये मेरे लिए शो नहीं है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर मैं किसी जल्दबाजी में भी नहीं हूँ, वक्त रहते वो भी समझ जाएंगे। किसी दिन वो भी शायद कहें कि हमारे स्टूडियो में मत आइएगा जब हमारा शो चल रहा हो। तो हाँ, बहुत मैंने खैर सवाल तो मुझसे पबेहा ने पूछा ही नहीं, लेकिन चूँकि हम रेडियो जॉकीज़ हैं और हम किसी भी बारे में कभी भी बात कर सकते हैं तो मैंने शुरू कर दी बात। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कहने के लिए। अब मैं ऋचा आपसे एक थोड़ा रेडियो से हटकर सवाल करूँगी, क्योंकि आप टेलीविज़न से आई हैं, जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। आपके लिए ये करियर स्विच था, आपके लिए ये मतलब क्यों आपने ये डिसीजन लिया? आप टेलीविज़न से आई हैं, 7 साल एक बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही कामयाब शो करने के बाद आई हैं आप रेडियो में, तो क्या सोच के आपने स्टार्ट किया ये करियर दोबारा? फबेहा, मेरी ज़िंदगी में समस्या यही है कि मैं कभी सोचती नहीं। सबसे पहले एक तो डिस्क्लेमर्स बोल देती हूँ कि ये लोग मुझे तुमसे सीनियर कर रहे हैं। रेडियो में मैं इन दोनों के सामने बिल्कुल बच्ची हूँ। टीवी में भले ही मुझे 21 साल हो गए, लेकिन रेडियो मतलब मैंने 2014 से 16 मैंने डेली शो किया, दिल्ली मेरी जान, पता नहीं कितने लोग सुनते होंगे। और अब मैं हर हफ्ते एक बिग हीरोज़ करके एक शो करती हूँ बिग FM पर ही, जिसमें हम लोग अनसंग हीरोज़ की बात करते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। टीवी से रेडियो, नॉर्मली मैं बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि लोग रेडियो से टीवी, नवेद ने रेडियो के बाद टीवी किया। बहुत इत्तेफाक था। मेरी बिग FM ने एक बार कुछ निकाला था कि अगर आपकी बेटी गाती है तो उसकी क्लिप भेज दीजिए। तो मेरी बिटिया चूँकि क्लासिकल म्यूज़िक सीखती है तो मैंने उसका एक क्लिप भेज दिया था। तो उनके पास फ़ोन आया, उनकी कोई कैंपेन थी कि आपकी बिटिया को सिलेक्ट कर लिया है एज द लीड सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग। लोहड़ी का एक गाना था। तो मैं जब उसको लेकर गई तब ये हुआ कि हम लोग एक थोड़ा सा ऐसा शो चाह रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा जर्नलिस्टिक पुट हो। बाकी तो सब मतलब हंसी मजाक हो, ये सब हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा सीरियस हो चाह रहे हैं। तो क्या आप ये शो करना चाहेंगे? तो बिल्कुल इट जस्ट हैपेंड, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। अब ज़रूर ये बात मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे टीवी के बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट फ़ोन करके कह चुके कैसा रहता है रेडियो, डू दे पे वेल, हम भी स्विच करें क्या? तो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि शायद टीवी से पहली बार कोई रेडियो में आया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं टीवी एंकर्स, जर्नलिस्ट, नाम नहीं लूँगी मैं उनके, जो अब रेडियो करना चाह रहे हैं या शुरुआत किसी किसी की हो भी गई है। 2-3 चीज़ें, एक जब आप आवाज़ और इजहार की बात कर रही हैं फबेहा, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाना चाहूँगी जो मैं हर मंच से उठाती हूँ जब मुझे लोग सुनने वाले मिलते हैं। ट्विटर पर हर जगह ना, सोशल मीडिया पे आप लोग लिखते हैं मीडिया क्या दिखा रहा है, रेडियो के आरजेस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मुझ जैसे लोगों के लिए तो मुझे लगता है लगातार स्पेस श्रिंक हो रही है, क्योंकि ज़िंदगी लाइव करेंगे। आपने मैं न्यूज़ में कभी चिल्लाई नहीं, तो मुझे लगा अब मुझे कोई कहता है कि आके न्यूज़ पढ़ दीजिए, तो मुझे लगता है मैं तो चिल्ला नहीं सकती। जो आप आवाज़ की बात कर रही हैं, इजहार का भी हमेशा एक तरीका रहा है। आप किसी भी नेता का, हम जब न्यूज़ पढ़ा करते थे तो हमारी आवाज़ ना ऊंची होती थी, ना बदतमीज़ी होती थी, हम बड़े आराम से अदब से सवाल पूछते थे। जब मैंने ज़िंदगी लाइव किया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं देखा है या नहीं, मैंने 2 एपिसोड ऐसे किए। एक एपिसोड था विथ मर्डरर्स, मतलब मर्डरर है वो जेल में गए, सज़ा पूरी काट कर बाहर आए हैं, 14 साल 15 साल, और मैं उनसे पूछ रही हूँ किसको मारा था आपने? तो कोई कह रहा है मैंने अपने पति का मर्डर किया, कोई कह रहा है पत्नी का किया, कोई इसका उसका। लेकिन उस समय भी मुझे एज एन एंकर एंड स्पेशली एज एन एंकर ऑफ जिंदगी लाइव, मुझे टोटली नॉन जजमेंटल होकर, वरना मैं ये सोचूं अरे मैं खूनी के बगल में बैठी हूँ, तो मैं तो फिर जैसा आजकल न्यूज़ एंकर्स और आरजेस अदालतें खोल के बैठ जाते हैं, तो फिर तो मैं सेट से हटा दूँ उसको। टीवी करके भी मुझे एहसास हुआ और रेडियो करके भी एहसास हुआ। मेरे पास मुझसे कहा गया डेली शो में कि आप प्रैंक्स कर दीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा धर्म संकट ही आ गया। और मैं ये खुले मंच पे इसलिए नहीं कि नवेद यहाँ बैठे हैं, मैं अगर किसी का प्रैंक सुन सकती हूँ तो नवेद का सुन सकती हूँ, वरना मुझसे नहीं सुने जाते। वो जितनी बीप लगती है वो बीप ज़्यादा होती है, आरजे तो कम सुनाई देता है। और जो आप लोग आप ह्यूमर की बात करिए, मेरा ऐसा मानना है देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ह्यूमर एंड हर्ट। आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं और जो सुन रहा है वो दोनों ही हर्ट हो रहे हैं। आई हैव टू से दिस कि नवेद जितनी बखूबी प्रैंक कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, एक शुरू हुआ मुर्गा, अब उसके बाद सब जानवर शुरू हो गए हैं। मैंने चैनल से कहा, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है और वो मैं अच्छा नहीं करूंगी, और जो काम मैं अच्छा मतलब दिल से नहीं करूंगी, मैं कन्विंस होकर नहीं करूंगी, तो मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर मैंने डेली शो छोड़ के मैंने आई स्टक टू वीकेंड शो। बट अच्छा लग रहा है एक्सप्रेशन में। जब दिल्ली मेरी जान भी किया
मुझे हमेशा लगता है कि आप अपनी आवाज़ और अदब के साथ बहुत पावरफुल काम कर सकते हैं। हमने बहुत पावरफुल, एक छोटी बच्ची का रेप हुआ था दिल्ली में 5 साल की, तो मैंने देखा एक वेबसाइट ने उसके लिए कुछ कैंपेन शुरू किया बिट गिविंग पर। हमने सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की जो कि नहीं मिले, तो मैंने सोचा चलो इसको हम एक दिन रेडियो पर। मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि रेडियो, मुझे कई लोग पूछते थे कि फ़र्क क्या है, तो टीवी पे जब आप होते हैं ना तो बहुत एक दूरी होती है, जो साइमा कह रही है ना, रेडियो पे आप ज़्यादा करीब होते हैं जो आपको सुन रहा है, टीवी पर उतना नहीं हो पाते हम। तो मैंने कहा चलो ये कैंपेन उन्होंने बच्ची का नाम छोटी निर्भया करके रखा था। मैंने एक दिन जब शो किया, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं हर लिंक के बाद जब गाने चल रहे थे तो मैं उस लिंक को रिफ्रेश कर रही थी बिट गिविंग की, और मैं देख रही हूँ 5,000 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आते जा रहे हैं। और वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बिट गिविंग पे कि आप ये क्यों कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। आई वाज सो टच, जहाँ कई लोगों ने लिखा क्योंकि ऋचा अनिरुद्ध कह रही हैं। तो आप अपनी आवाज़ के ज़रिए रेडियो, एक आप लोगों ने तो बहुत किया है, मेरे पास तो 1-2 ही इंसिडेंट्स ऐसे हैं, और मुझे लगा कि कितना पावरफुल मीडियम है जिसका कहीं ना कहीं अब बहुत जगहों पर वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुझे आज भी लगता है रेडियो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। और नवेद के तो कितनी बार हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे आते हैं ना, आप लोगों के पास भी, मैं इतने फख्र से फिर उस ग्रुप पे जवाब देती हूँ कि मेरे दोस्त हैं। तो एंड द वे ही टचेस इश्यूज इतना पावरफुल, आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो मतलब हुआ तो इत्तेफाक से था, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरी ज़िंदगी में रेडियो आया एज अ वेरी मोर पावरफुल मीडियम दैन टीवी, ऑनेस्टली। Now you know the power of radio, and as she rightly said कि उतना अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, या अगर हम आसपास भी देखें, दूसरी कंट्रीज़ में भी देखें, तो रेडियो अलग ही लेवल के ऊपर होता है। रेडियो को मेरे ख्याल में लोग एक तसव्वुर बन गया है कि मतलब हम लोग आपस में यही कहते हैं जो रेडियो में काम कर चुके हैं कि रेडियो वो आग है जिसके इर्द गिर्द घेरा बना के पूरी फैमिली बैठती है। शहरों का तो हमको पता है, ड्राइव करते हुए ही सुन पाते हैं, लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो ऑल इंडिया रेडियो की वो धीमी धीमी आवाज़ रहेगी। लोग वही इस्तेमाल करते हैं, वहीं से उन्हें खबरें मिलती हैं, वहीं से उन्हें एंटरटेनमेंट मिलता है। और जो भी रेडियो जर्नलिज्म के नाम पर कंटेंट बन रहा है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो में ही हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि जर्नलिज्म को हम कमर्शियल रेडियो में नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की गाइडलाइंस हैं कमर्शियल रेडियो के लिए, एफएम के लिए, जिसके तहत हम न्यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल नहीं कर सकते, यानी हमारे हाथ बंध गए हैं। अब ऐसे बंधे हुए हाथों के साथ हम अगर कोई स्टोरी करना चाहते हैं या कोई जर्नलिस्टिकली इम्पोर्टेंट कोई कंटेंट है, अगर उसे हम माइक पे लेके आना चाहते हैं, शोज़ में लाना चाहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे अभी आपने बोला निर्भया का, कभी कोई मुखालफत प्रोग्रामिंग टीम से ही हो जाती है, जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर्स हैं उनको ही कई बारी परसुएट करने में वक्त लग जाता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, कीप इट ईजी ब्रीजी, यू नो, यू आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग ईजी ब्रीजी। व्हाट डज दैट मीन? बट मुझे लगता है थोड़ा अगर आप क्रिएटिव आजकल बहुत तरह से, जैसे कोई भी करंट इश्यू होता है, नवेद कई बार आप छूते हैं, थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंटली उसको, अब चिकनगुनिया और डेंगू अगर दिल्ली में फैल रहा है, आप दिल्ली का एक रेडियो शो, सेक्स अगर अश्लील हो और आपके लिए एक अलग मकसद से पेश किया जाए तो उस पे ऑब्जेक्शन है। मंटो की कहानियाँ करने से पहले मैं हमेशा एक वार्निंग दिया करती थी कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो अपना रेडियो बंद कर लीजिएगा। अगर किसी कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये कितनी अश्लील है तो आपका दिमाग अश्लील है, वो कहानियाँ नहीं। अगर आपको ऐसा लगा कि एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान अपने लवर को ये कह के छोड़ दिया कि तुम्हारा इस्लाम इस्लाम और मेरा मजहब कुछ नहीं, और आपको बुरा लगा, तो अपने आप को बदलिए, क्योंकि मकसद यही है। मैं तो आईना लेके खड़ी हूँ, मंटो एक आईना है। और ये जो एंगेजमेंट और गुस्सा और जोश पैदा हुआ, आई थिंक जो मंटो का मकसद हुआ करता था, और मुझे इजाज़त मिली कि मैं उनको एग्जैक्टली वैसे ही पेश करूँगी, क्योंकि सवाल उठता कि आप सेक्स की बात क्यों कर रही हैं, तो मेरे पास जवाब होता कि मैंने तो सेक्स की बात की ही नहीं, आपने क्यों समझा। तो हर चीज़ में हमें उसका मानी पता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि मंटो के अफसाने जिस तरह से पढ़ने चाहिए और सुनने चाहिए उसी तरह से लोगों ने लिए। मैंने मंटो को
बतौर साहित्यकार इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। मैंने यही कहा कि वो गंदी किताबें लिखते थे, वो नंगी किताबें लिखते थे, तो और लोगों को सुनने का दिल करता था कि अरे वाह, ऐसा कुछ क्या आने वाला है। लेकिन मंटो ने एक फिर से, जैसे उस ज़माने में भी एक ताकत दी थी, आज भी बड़ी ताकत दी फबीहा, क्योंकि मुझे लगता था इस दौर में लोग किताबें पढ़ते ही नहीं। लेकिन जब हमने मंटो के दस्तावेज़ रेडियो पे अनाउंस करने शुरू किए, और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मंटो के दस्तावेज़ वो 5 किताबों का जो सेट है, जब मैंने कहा कि मैं अपने कॉन्टेस्ट में ये एज अ गिव अवे दूंगी, तो लोगों ने बोला तुम बेवकूफ़ हो, किताबें किसको चाहिए। और वो उस साल का मोस्ट सॉट आफ्टर डिलीवरेबल बन गया। हर इंसान को वो दस्तावेज़ चाहिए था। तो रेडियो से किताब की तरफ, किताब से रेडियो, रेडियो से डिजिटल, अगर हम ऐसी दुनिया बना लें और सिर्फ एक दुनिया में नहीं रहें, तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि वाकई ये लगता है कि लोगों ने किताबों को छोड़ दिया है, किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं। तो फिल्मों के रिव्यूज़ किए जाते थे शोज़ के ऊपर, और हम चाहते थे कि किताबों के भी रिव्यूज़ हों। कोई बताए हमको कि भाई बर्टन रसल ने क्या लिखा है, कांत ने क्या लिखा है, मतलब आसान ज़बान में तो आरजी बता सकता है ना, जिसको अल्फाज की पहचान है, जिसको पता है कि एक बहुत ही टफ टेक्स्ट को, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थॉट को आसानी से, सरलता के साथ उस ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए जो शायद वो जार्गन नहीं समझ पाए जो किताबों में है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरजेज की, और साइमा ने वो बखूबी अदा की है। एंड इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर रेडियो, फॉर एवरीबडी हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन रेडियो। अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि न्यू वेव है ये रेडियो की, जिस तरह साइमा ने किया है। आप प्रैंक कॉल्स करते हैं, वो भी एक फॉर्मेट आ जाता है। हमारा जो कमर्शियल रेडियो है वो सॉन्ग और लिंक के बीच में ही बंधा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक्स पॉप्स कलेक्ट कर लेंगे बाहर जाकर। मैं ये नवेद आपसे, रिचा आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप तो न्यूज़ बैकग्राउंड से ही हैं। जो पैकेजेस होते हैं न्यूज़ के, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं कर सकते, हम न्यूज़ नहीं कर सकते रेडियो पे, क्या मुमकिन है हम सॉफ्ट न्यूज़ के पैकेजेस बना के या शॉर्ट फीचर्स बना के डालें? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर हम मुख्तलिफ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो अगर रेडियो को किसी किस्म का रिवाइवल चाहिए, तो एक तो वो होगा जो साइमा कर रही हैं, स्टोरी टेलिंग। वॉक्स पॉप्स तो किए हैं हमने दिल्ली वही में, मैं कह रही हूँ, वॉक्स पॉप्स हम करते हैं, हाँ। लेकिन जो एक बीबीसी का फॉर्मेट होता है, रेडियो जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या हो सकती हैं कमर्शियल रेडियो के ऊपर, कि हम पैकेजेस बनाना स्टार्ट करें? म्यूज़िक का ही सही, किसी इवेंट का ही सही, जश्न अदब हो रहा है, जश्न अदब का एक छोटा सा पैकेज है। मुझे लगता है रेडियो के एक्सपर्ट ज़्यादा बता मैंने कभी किया नहीं है ऐसे पैकेजेस करके कोई चीज़। मुझे फबिया ये लगता है मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाता, क्योंकि मैं टेक्निकली टर्म्स बहुत कम जानता हूँ। तो मेरे जहन में ये चीज़ रहती है कि कोई भी दुनिया की चीज़ अगर किसी इंसान को बताई जाए, वो कोई भी चीज़ हो, मंटो जो साइमा बता रही थी, अगर उसमें दिलचस्पी नहीं डालेंगे तो वो अच्छी लगी नहीं सकती आपको। एड्स जो चलते हैं उसमें अगर दिलचस्पी ना हो, कितनी अच्छी आवाज़ भी आए आप, जब तक नहीं कामयाब हो सकते। तो मुझे ये लगता है कि जो आप शुरू में रेडियो पे कह रही थी कि क्या दुश्वारी नहीं होती या मुखालफत हो जाती है इस तरह की चीज़ें करने से, कि अगर हम दुनिया की बात करें, तो मुझे ये लगता है कि कभी कभी मैं ये सोच के मजबूर हो जाता हूँ कि कहूँ या ना कहूँ, कि पता नहीं किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे या कोई इस पर बवाल खड़ा ना कर दे। तो परेशानी, जैसे बताया रिचा ने, कि दिल्ली की परेशानी तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कि मैं अगर ये कहूँ कि दिल्ली की सड़कें बहुत ख़राब हैं या दिल्ली में डेंगू बहुत फैल गया, ये कहने में कोई दुश्वारी नहीं है। किसकी वजह से फैल गया, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। तो मैं उस चीज़ पे ख़त्म ही कर देता हूँ कि है, अब मुझे नहीं मालूम क्यों हो रहा है, लेकिन सही करना है इसको। तो पैकेजेस मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। हाँ, मेरा मुर्गा जो है, जो प्रैंक कॉल करता हूँ, मुर्गा करता हूँ, उसमें क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड होता है, तो मेरे हाथ में होता है कि कोई ऐसी गलत चीज़ ना चली जाए। इसीलिए मैं साइमा और रिचा को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ये इनकी कोई चीज़ पैकेज ऐसी नहीं है, क्योंकि लाइव है। मैं मुर्गा लाइव नहीं कर सकता। और रेडियो में एक चीज़ मैं ये भी बताऊँ आपको कि जैसे रिचा बता रही थी और साइमा बता रही हैं, मैं थोड़ा सा इससे अलग यूँ समझता हूँ कि रेडियो में मैं कुछ चीज़ें गलत करता हूँ, जो लोग उन चीज़ों को बहुत सारी रेडियो इंडस्ट्री बेहतर मानती है, और वो मुझे गलत लगती है। वो इसलिए उनको ये लगता है कि साफ, अच्छा, सुथरा, नेक इंसान जाए, पहली बात तो, जिसमें कोई परेशानी ना हो, कोई गलत चीज़ ही ना हो।
रेडियो पे बहुत अच्छी आवाज़ चलती रहे, मैं रेडियो पे खांसी डाल देता हूँ लोगों की, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खांसी भी होती है, मुझे ज़ुकाम भी होता है, मुझे पेट में दर्द भी हो जाता है। तो जब मैं पहले रेडियो करता था तो मैं ऐसे करता था जैसे रोबोट बिठा दिया है, कि मुझे कुछ परेशानी नहीं होती दुनिया की। और ख़ास तौर से ऑल इंडिया रेडियो वो अब भी ऐसे ही करते हैं कि उनके पीछे गन पॉइंट भी रख दें तो आप बोलेंगे प्यार से ही। मुझे होती है, मैं कई बार अपने लिस्टनर से एक्चुअली मैं ये कह के चला जाता हूँ कि आप 2 गाने सुनिए, मैं टॉयलेट होके आता हूँ। अब मुझे इसमें खूबसूरती ये लगती है कि उनको ये लगता है कि चलो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बता रहा है। दूसरा चीज़ ये कि जब मैं वापस आता हूँ तो पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या हुआ। मुझे लगता है मैं कनेक्ट हो गया इससे, मैं कनेक्ट हो गया। मैं घर पे ये करता हूँ, मैं घर पे भी ये करता हूँ। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि मैं लिसनर कोई मेरे पास आया और दिल्ली की कोई परेशानी बता रहा है और उस परेशानी में एक भी चीज़ जायज़ नहीं थी। मतलब वो परेशानी ये बता रहा था, सर दिल्ली में इतनी गर्मी है, ये हो गया, और वाइफ और घर चली गई, मैं खाना खुद बना रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं चाहता तो हटा देता, क्योंकि दिल्ली की बात कर रहा था मैं, गर्मियों की। तो मैंने डाला जान के कि इस इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में ये परेशानी है, तो उससे लोगों को मज़ा आता है। तो कोई भी दुनिया की चीज़ हो जो अगर आप चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचानी है, तो उसमें दिलचस्पी इतनी ही ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे ख़ास तौर से अभी मुखातिब हूँ, और रेडियो पर भी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ। माइक ऑन करने के बाद हम कभी कभी रोबोट की तरह साउंड करते हैं, जो मुझे नहीं ठीक लगता। मिसाल के तौर पे आपने डॉक्टर लव कहा था, जब मुझसे, मैं पहले प्यार मोहब्बत का शो करता था, और आप ये सोचिए कितनी बड़ी मेरे लिए परेशानी होगी। मैं एक ऐसा शो करता था जिसका तजर्बा मुझे बिल्कुल नहीं था, और मैं लोगों को बताता था कि प्यार कैसे करते हैं। तो मैं पहले ही गलत कर रहा था कि मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिसका बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझसे पहले जो डॉक्टर लव हुआ करते थे वो बिल्कुल अपनी आवाज़ ऐसी रखते थे, वो नापते हैं आवाज़, पता नहीं कैसे करते हैं लोग कुछ, कि इतने से डेसिमल्स ऊपर ना हो जाएं, नीचे ना हो जाएं, कि तुम अगर किसी लड़की को चाहते हो तो उसके लिए फ्लावर्स खरीदो, उसके लिए बुक्स लिखो, शायरी लिखो, ये करो वो करो, लैला बन जाओ, मजनू बन जाओ, ये करते रहो। मैं जब पहली बार आया फबेया तो मेरे पास एक कॉल आई कि मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, 6 साल हो गए, क्या करूं? 6 साल। अगर मैं ये कह देता हूँ उससे कि अब भी तुम फ्लैट्स खरीदो और उसके चक्कर में पड़े रहो, मैंने छूटते कहा दूसरी वाली ढूंढ लो, तो उसको ये लगा कि ये कम से कम सच तो बोल रहा है। तो मुझे लगता है दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मंटो का कामयाब होना ये बहुत हद तक है। और जो रिचा शो करती हैं ज़िंदगी लाइव में, रिचा ने मुझे बुलाया था, ये खुशकिस्मती है मेरी। और तो मैंने यही कहा था रिचा से कि मुझसे ज़्यादा इतरा के बोला नहीं जाएगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ आप ये सोचिए मुझ पर क्या गुजर रही होगी, मैं कितना बन के बैठा हुआ हूँ यहाँ आधे घंटे से कि आप लोग ज़हीन है, पता नहीं क्या मैं हरकत कर दूँ। तो मुझे लगता है दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है और सच्चाई बहुत ज़रूरी है। जैसे फबेहा, यहाँ मैं ऐड करूँगी, मुझे लगता है कि रेडियो में पैकेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ज़्यादा इंटीमेट मीडियम है। तो मैंने इतना तो नहीं किया नवेद के साथ, लेकिन एक बार हुआ था कि गाने के बीच में नाश्ता करने चली गई थी, बहुत भूख लग रही थी, तो लाल मिर्च, वो चटनी में लाल मिर्च थी, तो जब मैं वापस आई तो जो लिंक की ऐसे ऐसे किया, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई लाल मिर्च खा ली है। मुझे जितना फीडबैक उस एक लिंक के लिए मिला ना, मुझे बाहर लोगों ने, हाँ तुमने लाल मिर्च खाकर एक लिंक किया था। तो मुझे लगता है रेडियो का लिसनर आपको बहुत ध्यान से उस वक्त सुन रहा होता है, उतनी पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक आपसे बहुत एक खूबसूरत वाकया शेयर करना चाहूँगी। वैलेंटाइंस डे था, आई थिंक 2016 में रहा होगा। मैंने कहा आज सारे आरजेस क्या करेंगे, आई लव यू टाइप कुछ सबके अराउंड करेंगे, मैं अलग क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि हम हमेशा, मतलब प्यार को इसी में क्यों कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई बहुत अपना जो प्यारा होता है उससे लड़ाई हो गई, एक सॉरी नहीं कह पाए, बिछड़ गया 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो क्यों ना आज हम वैलेंटाइंस डे पे, मैं अपने लिसनर्स को बोलती हूँ कि किसी बहुत लव्ड वन को सॉरी बोलना चाहते हो तो कॉल करो। तो वो बड़ा वो लगे रहो टाइप शो उस दिन मेरा बन गया था, एंड द काइंड ऑफ रिएक्शन आई गॉट, मैं बहुत हैरान हो गई। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वैलेंटाइंस डे का शो था और मैं कह रही थी किसी अपने प्यारे को आप अगर माफ़ी मांगना चाहें, एक भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप कॉल नहीं आया मेरे पास। एक का आया कि आज मैं अपने पिता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ और मैंने उन्हें मना कर दिया, अब आपका शो सुन के अब मैंने डिसाइड किया कि मैं बरेली जा रहा हूँ। एक का आया, एक वो शख्स रोने लगे, रेडियो पे अचानक अब लाइव चल रहा है, वो रोने लगे, बोले अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये कॉल रख कर माँ को फ़ोन कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा मेरी माँ गुजर गई 2 महीने पहले, लेकिन ये सॉरी जो आज आपने मुझे मौका दिया है, ये कहीं मेरे अंदर दबा हुआ था और आज मैं ये कह पा रहा हूँ। एक ने कहा मैं अपनी सास से, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैंने शादी वाले दिन अपनी सास से बहुत मिसबिहेव किया, आज मैं उनसे सॉरी कहना चाहता हूँ। और ये सब शो जब चल रहा है, आप सोचिए 1-2 घंटे ही किया होगा मैंने, 5-6 लिंक्स चल पाई होंगी। बाहर मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि कोई बुजुर्ग हैं जो आपसे बात, वो बार बार कह रहे हैं मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी बात कराओ रिचा अनिरुद्ध से। तो मैं गई कॉल पे एंड ही वाज क्राइंग।
आप लोग यकीन करेंगे उन्होंने क्या कहा। बोले ये जो आपने सॉरी कहलवाया है ना, ये कम से कम हफ्ते में एक बार ये शो ज़रूर होना चाहिए। बोले इतने लोग हैं जिन्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो मेरी लाइफ में एक बहुत ही इमोशनल शो था मेरे लिए, बट उसके बाद तो खैर मैंने शो करना ही बंद कर दिया। बट मुझे लगता है ये रेडियो को ना रियल मीडियम ही रहना, पैकेज पे कोई नहीं रोएगा या किसी का असली इमोशन नहीं निकलेगा। एक्चुअली और रिचा ने जो वैलेंटाइन की बात बताई, मैं कह रहा हूँ ना कि सच्चाई दोनों तरफ से होगी तो ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब आप अगर खुल जाएंगे दोनों तरफ से, ये मुझे वैलेंटाइन से याद आया। वैलेंटाइन पे अक्सर होता ये है कि लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में एक साहब ने मुझे कॉल किया, तो ये मैंने ऑन एयर डाल दिया क्योंकि लोग मुझे समझते हैं कि मैं प्रीच करने लगा हूँ, मैं ज़्यादा सोशल इस तरह के मैसेजेस देता हूँ। तो उन साहब ने मुझसे कहा कि नवेद, बड़ी उनकी टोन ऐसी लग रही थी मुझे कि मेरी वाइफ गई हुई है और 20 दिन हो गए और मैं घर में अकेला हूँ। मैं ये कहने ही वाला था कि मैं आपकी वाइफ को फ़ोन करूँ और इनसे कहूँ कि आ जाएं। मैंने ये उससे ही कहा, मैंने कहा आपकी वाइफ को फ़ोन करूँ, कहूँ कि आ जाएं। बोले नहीं रहने दो, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो ऐसे हाई हेलो करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने ऑन एयर जब डाला तो ये सबको अच्छा लगा। मैं अगर यही करता, नहीं आप इत्मीनान रखिए, मोहब्बत करती हैं, वापस आएंगे, तो शायद इतनी दिलचस्पी ना लेते लोग। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है फबेहा कि हम रेडियो को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सिर्फ इतना समझने की बात है, हम हमेशा एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जो आइडियल दुनिया हो, जहाँ पे हम कुछ ऐसे रिश्ते बनाएं जहाँ पे उस इंसान को देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो किस मज़हब का है ये जानने की ज़रूरत ना पड़े, उसका पास्ट क्या रह चुका है ये जानने की ज़रूरत ना पड़े, और हम उसे जज ना करें, और फिर भी दिल से दिल जुड़ जाए। इतना साफ, इतना अनकॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रेडियो पे ही है। सच्चाई, जैसा नवेद ने बोला, दोनों तरफ से होनी चाहिए। हर वो रेडियो जॉकी जो वो बनना चाहता है, जो वो नहीं है, उसको कोई नहीं याद रखता। That's so true. रेडियो सबसे ज़्यादा इंटीमेट मीडियम है, इसीलिए कहा जाता है, सिखाया जाता है। जब पहला शो हुआ था, कस्दन कहा गया था मुझसे कि कभी मत कहना आप लोग कैसे हैं। यू आर नॉट टॉकिंग टू सो मैनी पीपल एट वन टाइम। आप किसी एक आदमी से बात कर रहे। तो रेडियो का गोल्डन रूल है कि हम नहीं कहते आप लोग कैसे हैं या आप लोग, आप सब, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम एक ही इंसान से बात करते हैं और वो इंसान आप हैं। आप ग्रुप में भी बैठे हैं तो वो इंसान आप ही हैं। यानी रेडियो को उसकी इंटीमेसी बरकरार रखने के लिए आप जितना ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जितना नेचुरल हो सकते हैं, उतना ही बेहतर है। अब मैं एक सवाल बहुत चाह रही थी काफ़ी वक्त से, जब से हमने बोलना शुरू किया है, कि क्या हमको दूसरी जो मॉडल्स हैं रेडियो के, दूसरी कंट्रीज़ के, वो रिफ्लेक्शंस क्या ज़रूरी हैं? आपको लगता है कि हमें कुछ डेवलप करना है, कुछ और बेहतर बनाना है रेडियो को? मुझे लगता है रेडियो इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनली भी ये सबसे पुराना मीडियम है और बहुत सारे फॉर्मेट्स के साथ वहाँ पे चलता है। कुछ सिर्फ स्टोरी टेलिंग रेडियोज़ हैं, कुछ सिर्फ टॉप 10 सॉन्ग्स रेडियो स्टेशंस हैं, कुछ करंट अफेयर्स के हैं। सो जो रेडियो का फॉर्मेट होता है वो ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक, हमारे हिंदुस्तान में हमने ज़्यादातर म्यूज़िक स्टेशंस, टॉक रेडियो फॉर्मेट होता है। टॉक रेडियो में भी गर्ल रेडियो फॉर्मेट होता है। सो बहुत सारे रेडियो फॉर्मेट्स हैं और हमने इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड फेज में उसको ट्राई किया। जब हमने म्यूज़िक डिफ्रेंसिएशन किया, हमारे रेट्रो स्टेशंस आए तो हमारा म्यूज़िक बदल गया। कुछ स्टेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90s प्ले करते हैं। तो अभी हम म्यूज़िक फॉर्मेट से कर रहे हैं। अगर रेडियो, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आने वाली हैं और आएंगी भी, अगर हमें वाकई रेडियो को बदलना है तो अभी तो हम इस कोशिश में हैं कि हर रेडियो स्टेशन अलग अलग शख्सियत से जाना जाए कि नवेद कौन से रेडियो स्टेशन पे आते हैं और रिचा कौन से रेडियो स्टेशन पे आती है। आगे जाके इन रेडियो स्टेशंस को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ म्यूज़िक के दम पे इसे आगे बढ़ाना है? क्या स्कोप है कि एक रेडियो स्टेशन सिर्फ गज़ल्स और नज़म्स का हो? क्या एक रेडियो स्टेशन सिर्फ कविताओं का है? क्या एक रेडियो स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ चुटकुले आए? क्या एक रेडियो स्टेशन सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटसेस का हो? तो ऐसे बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं जो हमारे बीच में बन सकते। क्या एक रेडियो स्टेशन ऐसा हो जहाँ पे लोग आपस में मिले लेकिन उनके बीच में कोई ये ना कहे कि उनके बीच में रिश्ता क्या है? हम बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी बनाना चाहते हैं। सो रेडियो स्टेशंस, ये बहुत टेक्निकल टर्म है। रेडियो स्टेशंस कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा और सबसे करीबी दोस्त हैं कि उनको अलग अलग होना पड़ेगा, वरना वही गाने, वही बातें, वही प्रैंक्स, कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारी इस इंडस्ट्री से, टीवी और रेडियो दोनों से, रेटिंग्स का प्रेशर खत्म हो जाए तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। बट ये बताइए कि जो रैम नाम की बला है,
ये हर हफ्ते आके बैठ जाती है। जो एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में, हमारे प्रोग्रामिंग मीटिंग्स होती हैं। ये क्या चीज़ है? मतलब ये डायरी सिस्टम है, किस तरह की रिसर्च है, क्या मेथोडोलॉजी होती है और इतना प्रेशर क्यों होता है? मैं जिस चीज़ को यकीन नहीं रखता मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। Exactly. लेकिन फवेया, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, जो रेटिंग्स की बात कर रही हैं आप, ऋचा ने कहा रैम एक चीज़ होती है जो एक पैमाना है लिसनरशिप को नापने का, जिन्होंने बताया अभी, शायद आप लोग ना जानते हो, क्योंकि बहुत इंटरनल ये चीज़ है। आप अगर यहाँ जितने बैठे हुए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इनसे पूछें, क्योंकि रैम में पूछा जाता है कि कौन सा रेडियो सुन रहे थे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने मुझे व्हाट्सएप या यूट्यूब पर सुना होगा। तो मैं अगर ये सोचता हूँ कि मेरी पॉपुलैरिटी या फिर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं, तो मैं रैम की तरफ देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब रीच जो है वो दूसरे तरीके से होने लगी, लोगों तक पहुँचने का जरिया जो है वो दूसरा होने लगा। जो आप पूछ रही थी कि क्या ये होना चाहिए कि रेडियो की शक्ल बदल जाए या दूसरे इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है वो ला दिए जाएँ, असल में हम नहीं सोचते ये, और ना हम सोचेंगे ये खुद ब खुद हो जाता है। हमने ये सोचा नहीं था। जैसे जैसे आवाम को जो चीज़ पसंद आने लगेगी हम मजबूरन वो कर लेंगे। जैसे मिर्ची का एक ही चैनल हुआ करता था, अब ये कहीं ना कहीं लोगों से ही बात करके समझ में आया कि कोई एक स्टेशन ऐसा हो जिस पे प्यार मोहब्बत के गाने आ जाएं, तो मजबूरन रेडियो मिर्ची ने एक चैनल लव करके खोल दिया, एक इश्क करके खोल दिया। तो मुझे लगता है कि लोगों की दिलचस्पी जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग ये चाहने लगे कि यार सिर्फ प्रैंक्स आएँ, तो यकीनन एक रेडियो प्रैंक के लिए हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग सोचेंगे तो हम खुद ब खुद खोल लेंगे, तो ये काम तो आपका है सोचने का, आप सोचें। मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसके बारे में सोचती हूँ। किसी भी चीज़, किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी आर्ट, किसी भी उसके लिए आपका पैरामीटर कि आपका शो जो है वो ये रैम हो या कोई भी और रिसर्च हो, ये बेसिकली फिल्टर्स होते हैं ये देखने के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हम एज अ रेडियो स्टेशन, मिर्ची एज अ रेडियो स्टेशन, वी डू नॉट सब्सक्राइब टू रैम, वी सब्सक्राइब टू सम अदर रिसर्च, लेकिन वी नीड टू नो वेदर व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम ही सोचे बैठे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसर्चर्स उन तक जाते हैं और कर तो हम उन्हीं के लिए रहे हैं। तो इसलिए वो पैरामीटर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी काम सच्चाई और अच्छाई से किया जाए तो रेडियो में सब्र की ज़रूरत होती है। हम ट्रेंड नहीं करेंगे मगर हम आदत बन जाएंगे, और हमें ज़िंदगी में देखना है कि हमें ट्रेंड करना है कि आदत बनना है। शायद मेरा नाम ज़बान पे ना आए लेकिन दिल में है, तो बस इतना काफ़ी। आप इतना खूबसूरत कैसे बोल लेती हैं? जैसे आप नहीं, मतलब आप एक बार ही सुने सो एक किस्म का ट्रांस हो जाता है कि बस ये बोलती रहें। जैसे आप थैंक यू वेरी मच। आवाज़ और इजहार की हम बात कर रहे हैं। इजहार अगर इस तरफ से भी अभी आएगा तो अच्छा रहे। आपको कुछ इजहार करना है, आपके फेवरेट आरजेज यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं, आगे बढ़िए, सवाल पूछिए। मुझे ज़बरदस्ती का फेवरेट वर्ड लगाया ना, वो हटाया जा सकता था। बताइए, आप बताइए, ज़बरदस्ती का है कि नहीं यहाँ आके इजहार? चल हाँ जी, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। जैसे नावेद ने बताया, साइमन ने बताया कि रेडियो लास्ट डेकेड और सो से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पहले हम एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ही चलते थे, ऑल इंडिया रेडियो के सर पे बंदूक रख दीजिए, वो एक ही फॉर्मेट में बोलते रहते थे। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ पर्सनल। मैं 8-9 साल पहले रेडियो मिर्ची स्टूडियो गया था अपने ऑफिस के बाद, इवनिंग में साइमन से लगा था, और हमने 2 मिनट में स्क्रिप्ट भी प्रिपेयर करी कि मैं रेडियो स्टेशन भागता हुआ आया हूँ, मैराथन की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए भागता पहुँच गया। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि रेडियो कैसे किस टाइप से बदल चुका है हमारी लाइफ में। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कुछ? मेरा नाम हरिवर्धन प्रताप सिंह है। जैसा कि अभी बातचीत चर्चा हो रही थी, आज टीवी जर्नलिज्म मुझे जहाँ तक लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहा है कहीं ना कहीं। तो आज के इस टाइम में आपको नहीं लगता कि ये जो रेडियो चैनल्स हैं, रेडियो शोज़ हैं, उसको ऐसे मिरर के रूप में इमर्ज होना चाहिए ताकि सोसाइटी में थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बची रहे। बट आई एम पर्सनली नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि आई एम बिग फैन ऑफ आरजे रौनक सर। बट कभी कभी उनकी 2-4 लाइनें कभी कभी उनकी बीच में आती हैं, कविताएं हो, शायरी हो, तो उनकी जो लाइनें होती हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तक ही सीमित रह जाती है।
क्या आपको नहीं लगता है कि इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल डिजायर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने, अब मुझे नहीं पता व्हाट इज़ कोर एंड कंडक्ट और ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट से आप लोगों का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुझे नहीं पता, बट पर्सनल डिजायर को थोड़ा सा साइड रखना चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप के लड़के और खासकर हमारे एज ग्रुप के लड़के ड्यूरिंग एग्जाम्स स्पेशली बहुत रेडियो मिर्ची सुनते हैं। तो उस टाइम पे रौनक रेड एफएम सॉरी रेड एफएम, हाँ, जहाँ बच सकते हैं बचा लेंगे हम खुद को। ओके सॉरी। तो नहीं, उसका सिर्फ एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, रौनक की तरफ से ही बोलना चाहती हूँ। आपने बोला वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तक ही रुक जाते हैं क्योंकि इजाजत वहीं तक की है। आप जानते हैं जैसा कि मैम ने बोला 5 ईयर से लेके 18 ईयर तक के भी लड़के सुनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि बर्ट्रैंड रसेल का भी नाम एक बार आना चाहिए? आप कोई ग्लैमरस फेस ले आइए, बड़ा नाम ले आइए। अब ये कुछ चुनिंदा लोग जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं लेकिन डिसीजन वही ले रहे हैं। तो हालांकि आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत हम लोग जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी लाइव को एटलीस्ट हम डिजिटल मीडिया पर लाएं। वो एक मीडिया है जिसके ज़रिए मैं आप तक सीधे पहुंच सकती हूँ, मुझे कोई मीडियम नहीं चाहिए। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी लाइव की पुरानी टीम इकट्ठा हुई है और आप ही जैसे लोगों के फीडबैक की वजह से कोशिश है कि शायद यूट्यूब पर हम ज़िंदगी लाइव वापस लाएँ। मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ बिकॉज आप लोग की वजह से अभी भी इंसानियत नाम की चीज़ खा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से वो जिंदा है। ये बहुत देर से एक सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरी सवाल इनसे लेके यहीं पे ख़त्म करते हैं शो को। जी, अपना नाम बताइए आगे आके। मेरा नाम दानिश है और आई जस्ट वांट टू शेयर अ मेमोरी दैट अभी आप ये कह के गई कि ड्राइव करते हुए लोग रेडियो सुनते हैं, पर रेडियो स्कूल में रह रहे, हॉस्टल में रह रहे लोग भी सुनते हैं। आज से 10 साल पहले आई वॉज इन माई स्कूल हॉस्टल, तो रात में हम लोग रेडियो सुनते थे। FM रेनबो पे कई सारे गाने के प्रोग्राम्स आते थे। तो आपने जो बात उठाई आप लोगों ने कि जैसे मिर्ची लगने की आवाज़ रेडियो पे ला देना या खांसने की आवाज़, ये इतनी ज़रूरी है क्योंकि सॉन्ग्स का एक प्रोग्राम आता था और कभी कभी होता था कि सॉन्ग वो कह रहे हैं कि हम लगाने जा रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहा है वो सॉन्ग, एंड देन वो CD VD कुछ लगने की आवाज़ आती थी, खटपट खटपट, एंड वी यूज्ड टू लाफ लाइक एनीथिंग। तो आज भी वो प्रोग्राम याद इसलिए है क्योंकि वो कुछ जो गलती उनकी तरफ से होती थी वो याद बन के रह गई हम लोग के साथ। तभी भी हम लोग मिलते हैं दोस्त, तो वो बात वो उस चीज़ को जिक्र करते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि वो रोबोटिक जो चीज़ इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। वो पूरा तांडव हो रहा होता है स्टूडियो में कि हमने सॉफ्टवेयर से गाना चलाया और वो प्ले नहीं हो रहा, अब मुड़ के जाना है CD की तरफ और माइक तो इधर ही है, तो क्या करें? तो कभी कहते थे माइकल जैक्सन गाने को तैयार ही नहीं है यार, क्या करें? तो ऑब्वियसली मतलब रेडियो, आई से रेडियो इज अ नेकेड मीडियम, आप फेक कर ही नहीं सकते उस पर। और जिस दिन किया, एक दिन चल जाओगे, दूसरे दिन चल जाओगे, चौथे दिन खत्म हो जाएगा। I have to ask this from Simon. When is Purani Jeans back? I'm asking it on behalf of like thousands of lakhs of. When is पुरानी जीन्स बैक? सवाल उससे जिसने ये डिसीजन ही नहीं लिया, तो मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, यही सवाल मैं अपने CEO से बोलूंगी कि मुझसे पूछा गया था when is पुरानी जीन्स में, जब आंसर आ जाएगा तो। आई एम सॉरी, अब हम इजहार को थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो 40 मिनट और 1 घंटा बहुत कम है। रेडियो की बात करेंगे, साइमा, नवेद और रिचा से बात करेंगे तो बस बात ही करते जाएंगे, और रेडियो के हैं लोग तो बोलते रहेंगे, हम भी और ये भी और आप भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, अब तक तो मैं आपको समझा ही रहा था, अब वक्त आ गया है कि समझ लूँ मैं। पीयूष भाई आ रहा हूँ वापस, देर हो गई लेकिन दुरुस्त तरीके से मिलेंगे। सो मैं एक चीज़ उन पे कह दूँ, असलियत पे, सच्चाई पे, और मैं खुद फबिया को सुनता था, हम चारों बहुत देर से बन के बैठे हुए हैं, हमें आज़ाद छोड़ता है। खुजली भी हो रही है, यू नो, तासुरात भी नहीं बना सकते आपके सामने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हम चाहते, बट थैंक यू सो मच। और मैं फबिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरती से हमारी बातें सुनवा दी और समझ में आ गई लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहना चाहूँगी कि रेडियो तब तक जिंदा रहेगा जब आपके अंदर आवाज़ जिंदा रहेगी, उसे जिंदा रखिएगा, हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का, रंजीत का।